नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए आरएससीआईटी की एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास। अगर ये क्लास आप देख लेते हो तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों इस क्लास में जो आपको ऐसे कैसे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मैंने बहुत डीप क्वेश्चन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रिपीट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। एकदम नए क्वेश्चन है सारे के सारे, और अब की बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी मेमोरी बिजली के चले जाने के बाद यानी कि पावर ऑफ के बाद भी प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित स्टोर करके रखती है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी बिजली चले जाने के बाद मतलब पावर ऑफ के बाद भी प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करके रखती है। बताइए दोस्तों कौन सी रखती है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है कैश मेमोरी, दूसरा है रैम मेमोरी, तीसरा है रोम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके सामने चार मेमोरी का ऑप्शन है यहाँ पे। तो बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी बिजली चले जाने के बाद भी यानी कि पावर ऑफ हो जाता है ना आपका, उसके बाद भी प्रोग्राम और डाटा को स्टोर रखती है। मतलब सीधी सी बात ये, आप कुछ काम कर रहे हो और लाइट चली जाती है तो भी आपका डाटा स्टोर रहता है। तो कौन सी मेमोरी में रहता है दोस्तों, वो कैश में रहता है, रैम में रहता है, रोम में रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। दोस्तों इस क्लास के अंदर पहले मैं आपसे कमेंट में आंसर लूंगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आंसर तो मैं बताऊंगा इसका, लेकिन मेरे बताने से पहले अगर आप बता देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप आंसर देते हो ना क्लास में साथ साथ, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, साथ में आप बोर नहीं होंगे। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आप आंसर देते हो साथ साथ में, तो एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चनों को आप भूलोगे भी नहीं। ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी कमेंट में आंसर देने से। तो आप दीजिए इसका जवाब एक बार। मैंने बहुत कुछ समझा दिया दोस्तों आपको। तो बताइए दोस्तों पहले पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। वापस एक बार पढ़ देता हूँ लास्ट टाइम। कौन सी मेमोरी बिजली के चले जाने के बाद भी प्रोग्राम और डाटा को संग्रहित यानी कि स्टोर करके रखती है। कैश मेमोरी रखती है, रैम रखती है, रोम रखती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सी रखती है, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों। जो रखती है ना, मतलब ऐसा हो जाए कई बार की लाइट चली गई और डाटा मुझे वो का वही चाहिए, तो कौन सी मेमोरी में सुरक्षित रहता है डाटा दोस्तों, वो रहता है दोस्तों रोम मेमोरी में। कौन सी में दोस्तों, रोम में रहता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे रोम पे टिक। अब बात आती है कि भाई रोम में कौन सा डाटा सुरक्षित रखता है, या रोम होती क्या है। तो दोस्तों रोम को क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। कई बार क्या होता है कि रोम का पूरा नाम क्या है, सवाल ये भी आ सकता है आपके सामने कि ROM का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, अब रोम क्या होती है दोस्तों, रोम के अंदर अपन कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो इसमें काम नहीं कर रहे होते हैं अपन। ये एकदम मतलब एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि इसके अंदर हम एडिट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों, एडिट नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते इसके अंदर, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं इस मेमोरी के अंदर। जबकि रैम में क्या होता है, हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ओके, दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ पढ़ ही सकते हैं, लिख नहीं सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों रोम मेमोरी। सवाल ये भी आ सकता है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है, तो रोम का पूरा नाम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो किस किस को क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाएगा, आप कर दोगे इसको सॉल्व। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा। पहले में लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक दोस्तों। किस किस ने इसका सही जवाब दिया वो बताइए कि पहला क्वेश्चन किसका सही है भाई, किसकी शुरुआत सही हुई भाई, ये बताओ मुझे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पहले क्वेश्चन ही गलत हो गया तो शुरुआत खराब होगी। खैर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन गलत हो गया तो अगला सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इनमें से कौन सी मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है, इनमें से कौन सी मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है वह हमेशा के लिए फिक्स होता है, अर्थात उसे बदला नहीं जा सकता। खैर अगर ये क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा पहला वाला, तो मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन अब देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और अब की बार एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सी मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है वह हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, मतलब होता है, अर्थात उसे बदला नहीं जा सकता। किसमें, चार ऑप्शन आपके सामने। पहला रैम मेमोरी, दूसरा रोम मेमोरी, तीसरा कैश मेमोरी, और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, आप दे सकते हो तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको मिलते हैं दोस्तों 10 सेकंड।
जाइए वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए और आंसर दीजिए इसका। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं मैं, जिससे और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। इनमें से कौन सी मेमोरी में जो भी संग्रहित किया जाता है वह हमेशा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, फिक्स होता है, अर्थात उसे बदला नहीं जा सकता। कौन सी में दोस्तों, रैम मेमोरी में, रोम मेमोरी में, कैश मेमोरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी ऐसी जिसमें फिक्स हो जाता है, मतलब उसे बदल ही नहीं सकते हम उसे। तो दोस्तों ऐसी एक ही मेमोरी है। अगर आपने दे दिया आंसर तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा आंसर सुन लीजिए। इसमें जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। रोम में क्या होता है दोस्तों, जो भी लिखा होता है फिक्स होता है, उसे हम बदल नहीं सकते, ना ही उसके अंदर लिख सकते हैं, मतलब एडिट नहीं कर सकते, ना ही लिख सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं। कौन सी मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक बी ऑप्शन पर। सवाल ऐसे घूम फिर के आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। थोड़ा समय ले रहा हूं क्वेश्चंस में मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी क्लास देखने के बाद, ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद अगली बार आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, सबके आप आंसर दे दो और एग्जाम में आते ही आप तुरंत कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपकी बुक से ही क्वेश्चन लिया है, ये मैं कहीं बाहर से नहीं लेके आ रहा। आपकी जो बुक है ना, उसी के अंदर से मैंने बनाया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा पर्सन है भाई। 2 क्वेश्चन किस किस के सही हो गए भाई? जिसके 2% शुरुआत के सही है बताओ कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे दोनों के दोनों सही थे, और जिनके दोनों के दोनों गलत थे वो बता दीजिए एक बार। खैर उम्मीद रखिए अभी और भी क्वेश्चन है, 2 गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो सैड मत होइए, बस अगली क्वेश्चन की वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन वैसे आ गया स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है? इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन सी मेमोरी, शायद ही आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हो, शायद किस किस ने पढ़ रखा है ऐसा क्वेश्चन, बताइएगा। इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित होता है? बताइए दोस्तों, रैम मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए होता है? रैम मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही एक तरीके से यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो देखते हैं कि कौन कौन इसका जवाब दे पाता है। जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, वो इसका जवाब दे पाएगा, ठीक है। और जिसने पढ़ाई नहीं की वो मेरी क्लास देखे सारी, ठीक है, अगर पास होना है उसे तो, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलने के पूरे चांस रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास ही है। कई लोग बोल रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आओ, तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। और देखते हैं कि आप लोगों का जवाब कितना आता है। आप खुद का मूल्यांकन कीजिए ना, मैं जितने भी क्वेश्चन देता हूं तो आप आइडिया लगाओ कि यार उस क्लास में से मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अगर मान लो आपके 50% क्वेश्चन से ज्यादा ठीक होते हैं मेरी क्लास के अंदर, तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसकी ओर। क्या था सवाल? इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है, यानी कि स्टोर करती है, जो छोटी अवधि के लिए स्टोर होता है, यानी कि संग्रहित होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने थे, रैम मेमोरी, कैश मेमोरी, रोम मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन, कैश मेमोरी। क्या होगा दोस्तों? कैश मेमोरी होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। भाई किस किस का ये क्वेश्चन एकदम सही था, बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा सही था। देखते हैं किस किस का तीसरा क्वेश्चन सही था। तो आपको ये लिखना है कि सर मेरा तीसरा क्वेश्चन एकदम, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो एकदम ठीक था, ठीक ऑप्शन पे टिक लगाया था आपने। और किस किस का गलत था? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन सिर्फ 10% लोगों का ठीक होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा। 3 तक आपके सही हो गए होंगे दोस्तों, उम्मीद मेरी ये है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन के, कि विंडोज 11 मतलब विंडोज 11 में किस ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है? विंडोज 11 में किस ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है, मतलब कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो विंडोज 11 में ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक आपको शो होता है वो ब्राउजर। तो कौन सा है भाई? पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज,
दूसरा ऑप्शन क्रोम, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है फायरफॉक्स, और चौथा आ रहा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। वापिस सुनिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा ऑप्शन क्रोम, तीसरा फायरफॉक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सवाल ये था हमारा कि विंडोज 11 में किस ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर दोस्तों, डिफॉल्ट ब्राउजर। अब डिफॉल्ट यानी क्या होता है, जो बिना कुछ के ऑटोमेटिक आ जाता है ना, उसे डिफॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे विंडोज 11 लाए तो वो ऐसा कौन सा ब्राउजर जो उसके साथ में आता है। तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए थे और देखते हैं कि विंडोज 11 किस किस ने चलाई है, उसको पता होगा कि कौन सा ब्राउजर। ब्राउजर कहाँ होता है, जो एक तरीके से जिसमें नेट वगैरह चलाते हैं ना, उसे ब्राउजर बोलते हैं भाई। जो सर्च वगैरह करते हैं उसमें, उसे हम ब्राउजर बोलते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ब्राउजर जो ऑटोमेटिक आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, क्रोम आता है, फायरफॉक्स आता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं आता भाई। 10 सेकंड का समय आपके सामने, और उम्मीद मैं ये करता हूं कि इसका आंसर तो आप एकदम सही दे दोगे। देखते हैं कौन कौन दे सकता है इसका आंसर सही एकदम। चौथा क्वेश्चन है भाई, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। और क्लास कैसी लग रही है ये तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तक आपसे, बता दीजिए कैसी क्लास लग रही है आपको। और दोस्तों बहुत मेहनत की है इस क्लास के ऊपर बनाने के ऊपर, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं कोई ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं हर एक क्वेश्चन को लेके आता हूँ यूनिक तरीके से। मतलब मैं खुद देखता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। तो ये तो छोड़ दीजिए ना, मतलब एक तरीके से मन से कि सर आपकी क्लास से पास हो जाएंगे क्या, आपकी क्लास पूरी क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या। भाई क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, लेकिन नॉलेज आपको पूरी मिल जाएगी इससे। ठीक है, और आप, मैं कह सकता हूँ आपसे कि मेरी पूरी क्लास देख लेते हो ना, जो भी 20-22 क्लास पढ़ी है मतलब एक तरीके से यूट्यूब पे, तो आप आराम से पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने सारी क्वेश्चन एकदम यूनिक बनाए दोस्तों, और एग्जाम बेस के आधारित पे बनाए दोस्तों। तो 35 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे दोस्तों, ऐसे क्यों टेंशन ले रहे हो फालतू में आप। तो क्लास पूरी देखनी है, और खासकर इस क्लास को पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम बेस पे है। तो सवाल ये था दोस्तों कि विंडोज 11 में किस ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज, दूसरा ऑप्शन क्रोम, तीसरा फायरफॉक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा, काफी समय हो गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ना, वो है दोस्तों ए ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज ऐसा ब्राउजर है जो विंडोज 11 में बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ए ऑप्शन लगाया होगा सबने टिक। किस किस का सही था भाई ये जल्दी बताइए। तो दोस्तों उम्मीद है सभी का सही होगा। ठीक है, 2-4 ऐसे लोग होते हैं जिनका गलत हो जाता है, देखते हैं सभी का सही होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा रखा है कि डी है ना, FM holiday.jpg। ठीक है, एक तरीके से फाइल का लिंक दे रखा है कि ये जो डी फोल्डर है एक तरीके से। सो मैं क्या बताऊंगा इसका आंसर अभी, मैं डी क्या है आपको बताना है। डी यहाँ पे आ रहा है IFM। ठीक है, इसके बाद में आ रहा है कि holiday.jpg में डी क्या है। बताइए दोस्तों डी क्या है, इसमें डी का पूछ रहा है आपसे, इसमें डी क्या है बताइए आप। 4 ऑप्शन आपके सामने, टॉप लेवल फोल्डर है डी, ड्राइव का नाम है, या फोल्डर है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए दोस्तों क्या है इसमें डी, डी का मतलब क्या है। तो उम्मीद है दोस्तों जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी उसका आंसर दे सकता है आराम से, और ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों डी क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, टॉप लेवल फोल्डर है, ड्राइव का नाम है, फोल्डर है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा ना डी का, मैं आपसे 10 सेकंड का समय तो दे देता हूँ आपको, अगर आप बताना चाहो तो दे सकते हो इसका आंसर, वरना फिर मैं दे रहा हूँ इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा ड्राइव का नाम। क्या होगा दोस्तों, ड्राइव का नाम होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या होगा दोस्तों, ड्राइव। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर कई ड्राइव होती है, सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, ई ड्राइव हो गया। ठीक है, और सी ड्राइव के अंदर आपकी विंडो पड़ी मतलब विंडो रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ड्राइव है ये, और डी ड्राइव के अंदर एक टॉप लेवल फोल्डर है। कौन सा दोस्तों, टॉप लेवल फोल्डर। कौन सा है ये, IFM वाला, इसे हम बोलेंगे दोस्तों टॉप लेवल फोल्डर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सभी जो श्रृंखला एक तरीके से, उसके अंदर डी क्या है दोस्तों, ड्राइव का नाम है। क्या है दोस्तों, ड्राइव का नाम है। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि डी एक ड्राइव है, उसके अंदर एक फोल्डर है, मतलब मेन फोल्डर ये है, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है हॉलीडे नाम से, है ना। .jpg क्या है, एक्सटेंशन है इसकी। ठीक है,
तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए कि 5 में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही थे। ऐसे कितने लड़के या लड़कियां हैं जिनके 5 में से 5 सही है भाई, 5 में से 5 सही है। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनके 5 में से 5 एकदम क्वेश्चन राइट है, और जिनके 5 में से 4 कितने लोगों के सही है, और 5 में से 3 कितने लोगों के सही है। अगर 5 में से 3 से भी कम की कोई कंडीशन आ रही है कि 5 में से 2 ही सही है, तो उनसे एक बात बोलना चाहूंगा, तैयारी और अच्छे से कर लो आप, ठीक है। आप जुड़िए हमसे और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, सारी क्लास देखिए हमारी, जिससे आपकी जो ये क्वेश्चन एक तरीके से अच्छे सही होने लगे दोस्तों। तो 5वें का क्या जवाब होगा दोस्तों, ड्राइव का नाम होगा। उम्मीद है आपका यहाँ तक क्लास अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए सामने एक बड़ा सारा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। सेल में नंबरों की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एक्सेल फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, सेल में नंबरों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने का, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का एक्सेल फंक्शन काम करता है। सवाल मैं समझा देता हूं आपको कि मान लो एक सेल में एक श्रृंखला दे रखी है, मतलब 2 3 4 सेल हैं, उसके अंदर एक श्रृंखला दे रखी है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि 50 55 60, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला दोस्तों मैक्स का है, दूसरा एवरेज का है, तीसरा सम का है, और चौथा दोस्तों काउंट का है। एक बात ध्यान रखना मेरी, एक्सेल के काफी सारे फॉर्मूले आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप चाहे कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे आरएससीआईटी की दे रहे हो, चाहे आप वीडियो की दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल की दे रहे हो, चाहे आप 4th ग्रेड की दे रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीएसएफ एससीएम की दे रहे हो, लेकिन उनमें से सभी एग्जाम में 1-2 एक्सेल के ऐसे फॉर्मूले होते हैं दोस्तों जो आपको देखने के मिलेंगे। और मैंने इस क्लास के अंदर काफी सारे फॉर्मूले आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले का पक्का है 1 या 2 फॉर्मूले जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है मैक्स का फॉर्मूला, दूसरा एवरेज का फॉर्मूला, तीसरा सम का फॉर्मूला, और चौथा है दोस्तों काउंट का फॉर्मूला। मैं क्वेश्चन और पढ़ देता हूं एक बार वापिस से कि सेल में नंबरों की संख्या में से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एक्सेल फंक्शन का प्रयोग होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला मैक्स, दूसरा एवरेज, तीसरा सम, चौथा यहाँ पे काउंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसमें सही जवाब, ठीक है। तो देता हूं आपको 10 सेकंड का समय, अगर आपको आता है फॉर्मूला की क्लास, मतलब फॉर्मूले वगैरह आते हैं आपको, तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब देंगे भाई, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों पहले मैं समझा देता हूं आपको चारों फॉर्मूले, जो चारों ऑप्शन है ना, इनको समझा देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला क्या काम करता है। पहले तो देखो, थोड़ी देर क्वेश्चन को भूल जाओ, फॉर्मूले देखो एक बार। मैक्स का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। क्या निकालता है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब सबसे अधिक मान निकालता है। कैसे, जैसे मान लो आपके सामने 3 सेल है, कितनी सेल है दोस्तों, 3। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूं। मान लो एक सेल के अंदर लिख रखा है 21, दूसरे के अंदर लिख रखा है यहाँ पे 81, और तीसरे में लिख रखा है दोस्तों यहाँ पे, एक तरीके से मैं इसमें कॉमा लगा देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक में 21, दूसरे में 85 है, और तीसरे में यहाँ पे है दोस्तों 60 है। तो अगर मैंने मैक्स का फॉर्मूला लगाया और मैंने बोला कि मैक्स का फॉर्मूला क्या काम करेगा, इन तीनों में से जो तीनों संख्या है ना, 21, 85 और 60 में क्या आंसर देगा दोस्तों, 85 देगा। क्या देगा दोस्तों, 85। तो क्या काम करता है ये, इन तीनों में से अधिकतम मान वाली सेल को निकालता है। तो सवाल भी यही था अपना, इस सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, 3 संख्याएं थी आपके सामने, अगर आप लगाते हो मैक्सिमम का फॉर्मूला तो क्या आउटपुट देगा दोस्तों, 85 देगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है 85, इसमें कौन सी है दोस्तों, 85 है। तो पता लग गया दोस्तों, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे वो करेगा दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। अब बात करते हैं एवरेज क्या काम करता है, तो इसका जवाब भी क्या होगा दोस्तों, मैक्स ही होगा, ठीक है, सवाल का जवाब मैक्स होगा। अब चलते हैं दोस्तों एवरेज के फॉर्मूले की ओर। ये क्या काम करता है एवरेज का फॉर्मूला, तो दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला क्या काम करेगा, औसत निकालेगा। क्या निकालेगा दोस्तों, औसत निकालेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सम के फॉर्मूले की, तो सम का फॉर्मूला क्या काम करता है दोस्तों, योग निकालता है, जोड़ता है, मतलब संख्याओं को सम करता है, आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें लगाता ना मैं, तो 21 + 85 + 60 कर देता है, जो आउटपुट होता है वो सामने दिखा देता है आपको। और काउंट क्या काम करता है दोस्तों,
काउंट करता है, संख्यात्मक मान गिनता है। क्या करता है दोस्तों? संख्यात्मक मान। जैसे ये भी संख्यात्मक मान 21 भी, ये भी 85 भी है, ये भी है। तो इन तीनों का मान क्या देता है आउटपुट? ये मतलब 21, 85, 60 का आउटपुट क्या देता दोस्तों? ये 3 देता। क्यों? क्योंकि ये क्या करता, यहाँ पे गिनता है इनको कि एक संख्या ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 देता। अगर मैं चारों लगाता ना तो ये करता एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये, मतलब चारों गिनता, 1 2 3 4 आप यहाँ पे आउटपुट देता। तो काउंट का क्या काम करता है दोस्तों? काउंट करता है, गणना करता है कि कितनी संख्याएं हैं, वो काउंट का करता है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि सेल में नंबरों की श्रृंखला में से सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के एक्सेल फंक्शन की या प्रयोग होता है दोस्तों। पता लग गया आपको? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ये, ठीक है। और एक्सेल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जा सकता है इसको, कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूला कैसे निम्नलिखित में से किस प्रतीक से शुरू होता है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि एमएस एक्सेल में अगर आप कोई फॉर्मूला पुट करते हो तो सबसे पहले कौन सा सिंबल लगाते हो। तो इसका जवाब तो मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने एक्सेल पढ़ा होगा दोस्तों, और एक्सेल के अंदर आपने सारे फॉर्मूले पुट किए होंगे, सम का किया होगा, काउंट का किया होगा, एवरेज का किया होगा, सभी का पुट किया होगा। तो आपको पता होगा कि फॉर्मूला स्टार्टिंग करने से पहले कौन सा सिंबल लगाया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन वाला, बी ऑप्शन वाला, सी या फिर डी ऑप्शन वाला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपने लगाया था, जल्दी से बताइएगा। आपके सामने मिलेंगे आपको 10 सेकंड का समय, एक तरीके 10 सेकंड आपके सामने, और इस 10 सेकंड के अंदर उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे ही दोगे। तो कौन कौन लोग इसका जवाब देना चाहेंगे भाई, जल्दी से बताइए। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? क्लास में मैं सारे ऑप्शन क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा क्लास लंबी चल सकती है अपनी, ठीक है। तो क्या आपको चाहिए ऐसी क्लास जिसमें सारे ऑप्शन समझाऊं भाई मैं, ठीक है। तो बनी रही इस क्लास के अंदर, और ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम की दृष्टि से, मैंने कई बार बोल दिया इस चीज को भी। तो बने रहिए दोस्तों क्लास में, और मुझे बताइए एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सिंबल आप यूज कर सकते हो, कौन सा प्रतीक चिन्ह आप यूज कर सकते हो, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, और 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब मिल जाना चाहिए भाई मुझे। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही जवाब देते हैं भाई, जल्दी से दीजिए इसका जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब भाई? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, मैं दे देता हूं, आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में, फिर बताना किस किस का सही है। इसका ऑप्शन होगा भाई सब सी। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अगर हमें किसी भी एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला स्टार्ट करना पड़ता है ना, तो ऐसे करते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वल लगाएंगे शुरुआत में। जैसे मान लो सम का लगाना है तो इक्वल लगाना जरूरी होता है, फिर लिखेंगे SUM सम, फिर ब्रैकेट चालू करेंगे और अब आर्ग्यूमेंट देंगे यहाँ पे। तो पता लग गया होगा दोस्तों कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है दोस्तों? इक्वल का किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके 7 में से 7 सही है भाई, जल्दी से बताइए। जिनके 7 क्वेश्चनों में से 7 सही है, एक भी गलत नहीं है भाई। तो ऐसा कोई है क्या जिसके 7 में 7 सही है? उम्मीद है बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जिनके 7 में 7 सही होंगे। देखते हैं किस किस के सही है भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका तो आप दे देना कमेंट बॉक्स में जवाब। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस एक्सेल में कॉनकैटेनेट फंक्शन क्या कार्य करता है? मतलब एक फंक्शन है दोस्तों ये वाला, ये काम क्या करता है, जल्दी से बताइए क्या काम करता है ये फंक्शन। ये फंक्शन मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे। फंक्शन का कार्य क्या क्या है? टेक्स्ट को जोड़ने का कार्य करता है, टेक्स्ट को अलग अलग सेल में विभाजित करता है, टेक्स्ट में स्वरूपण परिवर्तन करता है, या फिर सेल की रेंज का चयन यानी कि रेंज सिलेक्शन करता है। तो बताइए दोस्तों कॉनकैटेनेट का फॉर्मूला क्या काम करता है? अब की बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों और एक काम आने वाला फॉर्मूला है। तो हो सकता है कि अब की बार एग्जाम में ऐसे कैसे फॉर्मूला देखने को मिल जाए आपको, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला काम क्या करता है भाई। तो ये फॉर्मूला काम ये करता है, अगर आपको आता है तो बता दीजिए, फिर बताऊंगा मैं। 10 सेकंड का समय आपके सामने फिर से, तो दीजिए दोस्तों जल्दी से जवाब। कई तो ऐसे होते हैं जो जवाब तो आता है लेकिन देना पसंद नहीं करते कि यार टाइम लगेगा, कौन टाइप करेगा। तो भाई आराम से टाइप कर दीजिए। अगर आप टाइप कर देते हो तो मैं समझूंगा कि एग्जाम के अंदर भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट पड़ जाएगी, और जो लोग आंसर देते हैं ना तो उनका माइंड थोड़ा ज़्यादा काम करता है। क्यों? फिर वो देखते हैं कि यार मैंने जो आंसर दिया है ना वो सही है गलत है। अगर वो सही होगा तो लगेगा हाँ यार सही है, गलत हुआ तो हाँ यार ये ऑप्शन सही था, ये गलत था, अगली बार सही करूंगा इसको। तो ऐसे मन में चलता रहता है आपके, तो आपका पूरा फोकस क्लास की ओर रहता है। और जो लोग सिर्फ देखने का काम करते हैं उनका क्लास के फोकस पूरा नहीं रहता, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका पूरा फोकस रहे। क्यों रहे फोकस? क्योंकि आप क्लास बार बार नहीं देखोगे, एक बार देख ली
याद हो गई, बस बात खत्म। बार बार क्यों देखते हो क्लास को? इसलिए आपको पूरे फोकस से काम करना है ना भाई। आपकी जो क्लास है आधे घंटे की, एक घंटे की जो भी क्लास है उसको आप आराम से देखिए, आराम से आंसर दीजिए, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं दोस्तों। तो सवाल ये था कि एमएस एक्सेल में कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या कार्य करता है? टेक्स्ट को जोड़ने का कार्य करता है, टेक्स्ट को अलग अलग सेल में विभाजित करता है, या टेक्स्ट को स्वरूपण टेक्स्ट में स्वरूपण परिवर्तन करता है, या सेल की रेंज का चयन करता है? बताइए दोस्तों क्या करता है कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा टेक्स्ट को जोड़ने का। क्या काम करने दोस्तों? टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है ये कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। तो लगा लीजिए दोस्तों ए ऑप्शन पे टिक। तो किस किस बंदे का ए ऑप्शन सही था? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मेरा ए ऑप्शन सही था। और किस किस को इस फॉर्मूले को क्लियर हो गया कि हाँ मेरे को एक दिगम क्लियर हो गया, और अगर एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला आता है तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 9वां। 8वां सही हो गया होगा दोस्तों आपका। 9वें की ओर चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन दोस्तों ये है, देखिए, डेटा के भंडारण क्षमता, प्रोसेसिंग और डेटा कैपेसिटी के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? वापिस सुनिए सवाल। डेटा के भंडारण क्षमता, प्रोसेसिंग और डेटा कैपेसिटी के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? बताइए दोस्तों कौन सा होता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? पहला यहाँ पे आ रहा है नोटबुक, दूसरा आ रहा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा आ रहा है मिनी कंप्यूटर, और चौथा आ रहा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। बताइए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, कि डेटा के भंडारण क्षमता, प्रोसेसिंग और कैपेसिटी के मामले में सबसे शक्तिशाली, मतलब भंडारण क्षमता जो भी स्टोरेज आप करना चाहते हो वो, प्रोसेसिंग जो भी करना चाहते हो, और डेटा की कैपेसिटी के आधार पर सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है? बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है नोटबुक, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा है मिनी कंप्यूटर, और चौथा है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें बेस्ट होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय है। अगर आपने RSCIT की तैयारी अच्छे से करी होगी तो आप इसका आंसर जरूर दोगे दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आपके सामने फिर से 10 सेकंड का समय। तो क्या 10 सेकंड में इसका जवाब दे पाओगे आप भाई? अगर दे पा रहे हो तो जल्दी से दीजिए, जिससे मैं इसका सॉल्यूशन कराऊं फिर। तो दोस्तों 9वें का जो सही जवाब होगा ना वो होगा सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर दोस्तों? सुपर कंप्यूटर होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, सुपर कंप्यूटर। एक बात और याद आई मुझे यहाँ से, सुपर कंप्यूटर से बात याद आई कि भूकंप की जानकारी, ठीक है, और मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और मौसम की भविष्यवाणी भी कौन से कंप्यूटर करते हैं दोस्तों? सुपर कंप्यूटर करते हैं। कौन से करते हैं दोस्तों? सुपर कंप्यूटर करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 9 क्वेश्चन तक आपको एकदम इजी वे में समझ में आ गया होगा सब कुछ, और आप इजी वे में क्वेश्चन कर रहे होंगे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां। कौन सा है दोस्तों? 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कच्चे रो असंक्रमित तथ्य जैसे संख्या, शब्द और चिन्हों को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कच्चे रो असंक्रमित तथ्य जैसे संख्या, शब्द और चिन्हों को क्या कहा जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। डेटा कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, या फाइल कहते हैं। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कच्चे रो असंक्रमित तथ्य जैसे संख्या, शब्द और चिन्हों को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, डेटा, इनपुट, आउटपुट या फिर फाइल। बताइए दोस्तों क्या कहा जाएगा इनको? जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा सही। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कौन सा सही है ये आप लोग बताइए पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो कौन कौन उम्मीदवार है जो 10वें क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएंगे भाई? और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अब की बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, मैं दे देता हूँ इसका जवाब। आपने दे दिया हो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा ना वो होगा डेटा। क्या कहा होगा दोस्तों? डेटा होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक, डेटा। तो किस किस का सही था भाई ये क्वेश्चन? कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन एकदम राइट था सर? और ये मुझे बताइए कि जिसमें 10 में से 10 किसके सही हो गए भाई? ऐसा कौन सा शख्स है जिसके 10 में से 10 सही है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर जिसके 10 में 10 सही है ना, मैं मानूंगा कि वो अब की बार एग्जाम में टॉप आने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी की होगी उसने,
क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके सारे डीपली क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी दोस्तों। और कौन कौन से, मतलब एक तरीके से मुझे बताइए कि आप मुझे कौन कौन से शहर से देख रहे हो भाई, किस शहर से मुझे देख रहे हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम बताइए, ठीक है। और ये क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, 11वें की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। कई बार एग्जाम के अंदर आउटपुट इनपुट से क्वेश्चन फंस जाता है और यहाँ पे अपन गलती कर देते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं अपन से। तो मुझे बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, मतलब आउटपुट कौन सी नहीं है इनमें से। 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या फिर स्कैनर। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या स्कैनर। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही जवाब होगा, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। मॉनिटर होगा, स्पीकर होगा, प्रिंटर होगा या स्कैनर होगा। जल्दी से दीजिए जवाब इसका। अगर आपको आता है तो मिलते हैं आपको 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड के अंदर आप झंडे गाड़ दीजिए दोस्तों, मतलब आंसर दे दीजिए इसका। और अगर आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो रही है तो आप चाय पानी पी लीजिए, क्योंकि क्लास अभी आगे चलने वाली है और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको देखना पूरा, ये नहीं कि कल देख लूँगा, भाई कल तो दूसरी क्लास आ जाएगी मेरी, आज ही देखो इस क्लास को आप, ठीक है। और डर का जो माहौल बना हुआ है ना कि कहीं फेल हो जाएंगे अपन, ऐसा नहीं होगा अगर मेरी क्लास देख लेते हो आप तो। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इनके आंसर दे रहे हो तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आंसर दोगे ना इनका तो ही आपको क्वेश्चन अच्छी तरह माइंड में बैठ पाएंगे, वरना यही होगा आज क्लास देखी कल भूल जाओगे आप, ठीक है। तो आप अगर आप चाहो तो इनको नोटबुक में भी लिख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। जो ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा बाद में, तो आप उनको नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, स्पीकर नहीं है या फिर प्रिंटर नहीं है या फिर स्कैनर नहीं है, कौन सी नहीं है बताओ जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अब, तो मॉनिटर भी क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। स्पीकर भी दोस्तों क्या होता है, आउटपुट होता है। और प्रिंटर तो आउटपुट होता ही होता है, क्योंकि जो प्रिंटिंग आप निकालते हो वो आउटपुट ही करता है। लेकिन एक ऐसी डिवाइस है दोस्तों स्कैनर, जो क्या होती है दोस्तों, इनपुट होती है। कौन सी होती है दोस्तों, इनपुट होती है। अब सवाल ध्यान से पढ़ना, कई बार क्या होता है अपन इतना ही पढ़ते हैं इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, नहीं को भूल जाते हैं। ऐसे कौन कौन लोग जो बार बार नहीं को भूल जाते हैं, नहीं को भूलना नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कैसे पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, जल्दबाजी में पढ़ लेंगे और लगा देंगे पहले ऑप्शन में टिक, क्योंकि मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। जबकि सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्या नहीं है। तो नहीं है वाला आपको पढ़ना है दोस्तों। तो सवाल ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई सीधा क्वेश्चन आ जाता है ना एकदम इजी, भाई तो कर दूंगा मैं, तो उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ने से पहले ही टिक लगा देते हो। आप देखोगे आउटपुट, इधर से देखोगे ए ऑप्शन ए मॉनिटर, हो गया काम, बन गया भाई। तो ऐसे मत करना, ये गलतियां मत करना आप जल्दी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आराम से क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पढ़ना है आराम से और फिर उसका आंसर भी आराम से आपको देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, पहले बता रहा हूँ दोस्तों मैं। अगर जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो आप। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 11वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला क्वेश्चन तो क्या था, आउटपुट डिवाइस नहीं है, अब ये लिख रखा है इनपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आउटपुट वाला होगा, ठीक है, या प्रोसेसिंग वाला होगा। तो देखिए कौन सा है, टच पैड आ रहा है पहला ऑप्शन, दूसरा कीबोर्ड वाला आ रहा है, तीसरा स्पीकर आ रहा है और चौथा आ रहा है दोस्तों वेब कैमरा। क्या आ रहा है दोस्तों, वेब कैमरा आ रहा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से बताइएगा इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है भाई। 10 सेकंड का आपके पास समय है, समय को बर्बाद मत कीजिएगा, जल्दी से क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन तो मैंने दे दिया आपको, ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, बस आपको तो एक ऑप्शन तो लिखना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिख दीजिएगा। और अभी तक किस ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है जो RCET के एग्जाम देना चाह रहा है, बार बार फेल हो रहा है या फिर पहली बार एग्जाम दे रहा है, तो उसके पास एक क्लास जरूर भेजिए दोस्तों, हो सकता है इस क्लास की वजह से वो पास हो जाए दोस्तों। और आप नहीं चाहते आपका दोस्त पास हो, अगर चाहते हो तो भेजिए उनके पास, शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है।
और साथ में इस क्लास के बारे में बताइए कैसी क्लास लग रही है। अब तक के जो 12 क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, उनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, मतलब एक तरीके से कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। अब सवाल ये था कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, टच पैड, कीबोर्ड, स्पीकर या वेब कैमरा। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों हम बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो 12वें क्वेश्चन के अंदर टच पैड भी क्या होती है दोस्तों, इनपुट होती है, कीबोर्ड भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है, और वेब कैमरा भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। तो आउटपुट कौन सा होता है भाई, स्पीकर। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका, स्पीकर होगा। क्या होगा दोस्तों, स्पीकर होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, स्पीकर क्या होगा दोस्तों, स्पीकर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता, क्वालिटी को मापने की इकाई होती है। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को मापने की इकाई होती है, मतलब प्रिंटर की जो आउटपुट होती है ना, उसकी गुणवत्ता मापने की इकाई क्या होती है। जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को मापने की इकाई होती है। पहला ऑप्शन DPI यानी कि डॉट पर इंच, दूसरा RPM, तीसरा PPI या फिर BPI। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, मतलब जो प्रिंटर है उसकी गुणवत्ता किस में जांची जाती है दोस्तों, DPI में, RPM में, PPI में या फिर BPI में। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दे सकते हो आप इसका आंसर, तो आपके पास है 10 सेकंड का समय, और मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे दीजिए भाई। बताइए, 10 सेकंड का समय दिया था मैंने आपको इसका आंसर देने के लिए। उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा इसका। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा DPI, डॉट्स पर इंच। कई बार क्या होता है, सवाल ये भी आ सकता है कि DPI का पूरा नाम क्या है भाई, तो DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। और सवाल ये भी आ सकता है कि प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, वो होती है DPI। क्या होती है दोस्तों, DPI होती है। तो किस किस का सही था भाई ये क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लास आपको एकदम पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही तो बताइए कमेंट बॉक्स में, आप मुझे कौन से शहर से दिख रही होगी बताइएगा। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं डालने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भाई। क्या नाम है टेलीग्राम का, दोसा कंप्यूटर वाला। क्या है दोस्तों, दोसा कंप्यूटर वाला है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन से प्रिंटर का उपयोग ATM वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसका उपयोग ATM वाली रसीद की छपाई में किया जाता है। इंकजेट का, थर्मल का, लेजर का या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। दोस्तों आप कभी ना कभी ATM मशीन के पास गए होंगे, और ATM से आपने निकला था, आपके दोस्त ने निकाले होंगे पैसे, तो किसी के साथ गए होंगे, आप खुद गए होंगे। तो दोस्तों आप गए होंगे दोस्तों के साथ में ATM मशीन में, और वहाँ पे आपने पैसे निकलवाएंगे, तो साथ में रसीद आती है दोस्तों। क्या आती है दोस्तों, रसीद के आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है या बैलेंस कितना नहीं है, जो भी ये रसीद आती है। तो वो रसीद जो छपाई की जाती है ना, वो कौन से प्रिंटर से की जाती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बड़ी बड़ी एग्जाम में भी आ जाता है। जैसे कि कोई सी भी एग्जाम है ना, जो जैसे कि कांस्टेबल की हो गई, SSC की हो गई, कोई सी भी एग्जाम, उनमें भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कौन से प्रिंटर का उपयोग ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई में। हो सकता है निकलने वाली लिखा होगा, यहाँ पे मिस हो गया अक्सर। तो ऐसे मान लीजिए कि कौन से प्रिंटर का उपयोग ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई में किया जाता है भाई। बताइए दोस्तों जल्दी से किसका किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर और चौथा है दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो मिलते हैं आपको 10 सेकंड का समय। इस 10 सेकंड के अंदर आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, 14वें क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा थर्मल प्रिंटर। क्या होगा दोस्तों, थर्मल प्रिंटर। तो लगा लीजिए यहाँ पे B ऑप्शन पे टिक, थर्मल प्रिंटर। तो किस किस का सही था भाई ये क्वेश्चन, थर्मल प्रिंटर किस किस ने किया था इस 14वें क्वेश्चन में, जल्दी से बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी 4 चांद लगाने वाली, एक तरीके से मान लो आप, तो खतरनाक तैयारी भाई आपकी, ठीक है। अगर नहीं आता तो खैर क्या कहें आपसे, नहीं आता तो तैयारी कीजिए अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और किस किस को आगे अच्छे समझ में, और कौन कौन
ये मानता है कि अब मुझे ये 14 क्वेश्चन वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो गए सारे के सारे? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? वापिस सुनिए सवाल। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में मूव यानी जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है भाई? जल्दी से बताइए। अगर आपको वर्कशीट के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में मूव करना है तो आप कीबोर्ड का कौन सा की दबाएंगे या कौन सा शॉर्टकट दबाएंगे आप? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, दूसरा है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस एन और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस एंड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंट्रोल प्लस होम होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन होगा, कंट्रोल प्लस एन होगा या फिर कंट्रोल प्लस एंड होगा? जल्दी से बताना क्या होगा। सवाल वापस पढ़ देता हूँ एक बार मैं, कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के प्रारंभ यानी कि शुरुआत में मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस होम होता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है या फिर कंट्रोल प्लस एंड होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपके सामने 10 सेकंड का समय। उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे आराम से। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा कंट्रोल प्लस होम। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस होम होगा। लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16वां। उम्मीद है 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और किसके 15 में से 15 सही है भाई? जल्दी से बताइएगा। किसके 15 में से 15 एकदम सही हैं? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन सामने। 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों को यानी कॉलम्स को स्थिर यानी कि फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है? वापिस क्वेश्चन सुनिए। एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों यानी कि रोज को या स्तंभों यानी कि कॉलम्स को स्थिर करके देखने में आसानी प्रदान करता है? मतलब आपकी जो कॉलम और रो है ना वो एकदम स्थिर हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको ये करने के लिए आसानी देता है, मतलब आसानी से कर पाओगे उस फीचर के द्वारा? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट के द्वारा, दूसरा फ्रीज पेन के द्वारा, तीसरा व्यू लॉक के द्वारा या फिर प्रोजेक्ट सीट के द्वारा? तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। आपको मिलते हैं 10 सेकंड का समय। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों फ्रीज पेन। फ्रीज पेन के द्वारा हम पंक्तियों और स्तंभों को स्थिर कर सकते हैं आराम से। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, फ्रीज पेन। क्या दोस्तों? फ्रीज पेन। लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। दोस्तों 16 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लग रही है? आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं बोलने के लिए, या तो बहुत बोरिंग क्लास लग रही होगी मेरी या बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो 2 शब्द लिखिए मेरे बारे में। मेरे बारे में तो क्या इस क्लास के बारे में लिखिएगा, ये क्लास आपको कैसी लग रही है। मेरे बारे में कोई मत लिखना भाई, ठीक है? कहीं आप मेरी तारीफ करने लग जाओ। लोग बात झूठी तारीफ करते हैं, ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ ऐसे में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों। 16 क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल चुका है सामने। 17वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब 17वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? ध्यान रखना, जो आपकी एग्जाम होगी ना उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जो शॉर्टकट से निर्धारित होंगे दोस्तों, मतलब शॉर्टकट्स आएंगे आपके बहुत सारे। तो बताइए दोस्तों एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? शिफ्ट प्लस F11, दूसरा कंट्रोल प्लस N, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑल्ट प्लस इंसर्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कि कौन सी, मतलब एक्सेल में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला शिफ्ट प्लस F11, दूसरा कंट्रोल प्लस N, तीसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N और चौथा है दोस्तों ऑल्ट प्लस इंसर्ट। जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, आपके पास 10 सेकंड का समय। चलो आप बताइए पहले, फिर बताता हूँ मैं। तो आपको मौका मिलना चाहिए ना सवाल का जवाब देने के लिए। फिर आप बोलोगे कि सर हमको तो मौका ही नहीं दे रहे, आप सारे क्वेश्चन आप ही सॉल्यूशन दे रहे हो। जल्दी से बताइए दोस्तों, फिर मैं दूंगा इसका सॉल्यूशन।
10 सेकंड का समय है आपके सामने, अगर आपको आता है तो दे दीजिए। मतलब एक बार आजमाइश कीजिए अपने माइंड की कि क्या हम भी सही जवाब दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों शिफ्ट के साथ में F11। क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करने से क्या होता है दोस्तों, नई वर्कशीट जोड़ने का शॉर्टकट आपको मिलता है। मतलब नई वर्कशीट जोड़ सकते हैं आप एक्सेल के अंदर, किससे दोस्तों, शिफ्ट प्लस F11 से। किससे दोस्तों, शिफ्ट प्लस F11 से। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है, और 18वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो 18वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए सामने, एक्सेल 2019 में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। वापिस सुनिए क्वेश्चन, एक्सेल 2019 में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। पहला Ctrl+0, दूसरा Ctrl+1, तीसरा Ctrl+8, तीसरा Ctrl+N। बताइए दोस्तों, एक्सेल 2019 में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। कंफ्यूज मत होना सवाल के अंदर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 18वां क्वेश्चन है कि एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन वापस बता देता हूं, एक बार कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। इसमें क्या लिख रखा है, नई वर्कशीट जोड़ने के लिए। तो वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर होना चाहिए, अंतर समझना सीखो दोस्तों, ठीक है। तो वर्कबुक अगर आपको नई जोड़नी है तो यहाँ पे क्या प्रेस करोगे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा कि एक्सेल 2019 में नई वर्कबुक खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। Ctrl+0 होता है, Ctrl+1 होता है, Ctrl+8 होता है, या फिर Ctrl+N होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से, फिर बताऊंगा दोस्तों मैं इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है, दे दिया आपने, अगर दे दिया तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि हमने इसका सही जवाब दे दिया भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो होगा दोस्तों Ctrl+N। क्या होगा दोस्तों, Ctrl+N होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक दोस्तों, Ctrl+N पे। क्या होगा दोस्तों, Ctrl+N। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। लेकिन 18 तक मुझे ये बताइए कि आपको सारे सवाल मतलब एक तरीके से समझ में आ गए ना। कोई ऐसा सवाल थोड़ी ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो भाई। अगर ऐसा है तो आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि भाई आपको कोई डाउट है क्या, कि कितने क्वेश्चन आएंगे RSCIT के अंदर, कितने क्वेश्चनों पे पास होना है। अगर आपको ये समस्या का समाधान करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और आराम से अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हो दोस्तों मेरे से। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है दौसा कंप्यूटर वाला, जाइए और जा करके फॉलो कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मतलब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए आपको, तो मेरा जो यहाँ पे चैनल है, क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, दौसा कंप्यूटर वाला, ठीक है। और दौसा कंप्यूटर वाला टाइप करना है, आ जाएगा सामने, ये लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। वहाँ दोस्तों लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जाइए और जा करके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस की अपडेट मिलती जाए और आपको PDF भी मिल जाए क्वेश्चंस की। जल्दी डालने वाला हूँ वहाँ पे, जाइए और जा करके एक बार ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। MS एक्सेल का वापस से आ गया फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल इफ A1 बड़ा है 500 से और अर्थात डाउन देना है, फॉर्मूला क्या कार्य करता है। वापस सुनिए, फॉर्मूला समझ में नहीं आया होगा शायद आपको। ये लिख रखा है फॉर्मूला की इक्वल इफ A1 बड़ा है 500 से, तो यहाँ पे लिख रखा है ओवर वरना डाउन। फॉर्मूला का क्या कार्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन, यह सेल A1 से आने वाले या यह सेल A1 आने 100 के मान को दर्शाता है, या फिर यदि A1 का मान 500 से बड़ा है, A1 का मान 500 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है अन्यथा डाउन। और यहाँ पे आ रहा है कि A1 की मान को मूल्य करता है और ज़रूरी मान लौटाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने इफ का फॉर्मूला पढ़ा हो एक्सेल के अंदर तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो दोस्तों। क्या दोस्तों, आसानी से दे सकते हो अगर आपने इफ का फॉर्मूला पढ़ा है तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इफ का फॉर्मूला पढ़ रखा है दोस्तों, तो इसका आंसर देने का कष्ट करें। जल्दी से देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। किसने इफ का फॉर्मूला पढ़ रखा है मुझे पता लग जाएगा जो इसका आंसर देगा भाई। देखो आंसर या तो सही होगा या गलत होगा। गलत होगा तो मैं बता रहा हूँ ना सही,
और सही हुआ तो फिर तो मजा आ गया दोस्तों आपको, क्योंकि आपने आंसर सही दे दिया। लेकिन तुक्के नहीं मारने, एक तरीके से समझ के आंसर देना है भाई अच्छे से, ये नहीं कि तुक्के मार रहे हो आप, क्योंकि एग्जाम में भी तुक्के मारोगे तो हो सकता है फेल हो जाओ आप। तो इसलिए 35 में से 14 क्वेश्चन आपको सही करने एग्जाम के अंदर, ये बात भी आप ध्यान रखना। जिस बंदे के 35 में से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, वो पास हो जाएगा दोस्तों RSCIT के एग्जाम के अंदर। ठीक है, सिर्फ पास ही होगा, खैर ज़्यादा परसेंटेज बनेगी नहीं, लेकिन ज़्यादा बनानी तो आप क्लास को अच्छे से देखो, अच्छे से मतलब मेरी सारी क्लास देखो, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उनमें से आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ़ A1 बड़ा है 500 से, ओवर डाउन का फॉर्मूला क्या काम करता है? तो दोस्तों इस फॉर्मूले का मतलब ये है, इक्वल इफ A1 बड़ा है किससे? 500 से। 500 से अगर A1 बड़ा है ना, तो ट्रू वैल्यू आएगी दोस्तों ओवर, मतलब ओवर लौटाएगा। वरना अगर 500 से छोटा हुआ तो क्या मिलेगा दोस्तों? डाउन मिलेगा। तो ऐसा कहाँ मिल रहा है आपको? इस विकल्प के अंदर मिल रहा है आपको, यदि A1 का मान 500 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा क्या मिल जाएगा आपको? डाउन मिल जाएगा दोस्तों। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, बी ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही जवाब। किस किस का सही था भाई? 19वां क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए ध्यान से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली वर्कशीट में मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली वर्कशीट में मूव करने के लिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगली वर्कशीट के अंदर मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दूसरा कंट्रोल प्लस 9, तीसरा कंट्रोल प्लस पेज अप, और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आपके पास है 10 सेकंड का समय। 20वां सवाल है भाई, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका सही हो गया होगा। तो मुझे बताइए कि आपके 20 में से अब तक कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं दोस्तों, और 20 में से कितने क्वेश्चन गलत हो गए ये भी मुझे बताइएगा, जल्दी से बताओ दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए ध्यान से, 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? पहला कंट्रोल प्लस 0, दूसरा कंट्रोल प्लस 5, तीसरा कंट्रोल प्लस 4, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस 9। बताइए दोस्तों MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस 0 होता है, या कंट्रोल प्लस 5 होता है, या फिर कंट्रोल प्लस 4 होता है, या फिर कंट्रोल प्लस 9 होता है? जल्दी से बताइए। MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ रो छिपाने को, मैंने कर दिया हाईलाइट यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस 9। जल्दी बताइएगा भाई, किस किस ने एक्सेल के शॉर्टकट पढ़ रखे हैं, जल्दी दीजिए इसका आंसर। दोस्तों MS एक्सेल में रो को छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों? कंट्रोल प्लस 9 का। तो लगा लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल प्लस 9। ठीक है, तो किस किस का सही था भाई? डी ऑप्शन। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ठीक है, तो मेरी रेगुलर क्लास रहेगी, नहीं कि ज़्यादा गैप आएगा, सब क्लास रेगुलर रहेंगी। अगर आपको मेरी क्लास सही है, ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताओ कि ये क्लास आपको कितनी समझ में आ रही है। ठीक है, किस किस को ये क्लास 100% समझ में आ रही है भाई, और किस किस को 100% एकदम क्लियर हो रहा है क्लास से, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिए ध्यान से, देखो 22वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कॉलम्स को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? MS एक्सेल में कॉलम्स को छिपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? वाह, क्वेश्चन मस्त है दोस्तों, ध्यान रखना। या तो आएगा अब की बार रो को छिपाने के लिए, या आएगा कॉलम को छिपाने के लिए। ठीक है, तो रो को छिपाने के लिए बताया था जस्ट मैंने अभी, ध्यान देना ऊपर वाले क्वेश्चन पे क्या बताया था कि रो को छिपाने के लिए कंट्रोल प्लस 9 का प्रयोग किया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम को छिपाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो रो के लिए होता है भाई। ठीक है, अब बताइए तीन में से कौन सा राइट होगा? बी ऑप्शन होगा कंट्रोल+1, या फिर सी ऑप्शन होगा कंट्रोल+0, या फिर डी ऑप्शन होगा कंट्रोल+3। बताइए दोस्तों क्या होगा 22वें क्वेश्चन का सही जवाब? जल्दी से बताइएगा क्या होगा दोस्तों 22वें क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप दे सकते हो इसका जवाब जल्दी से। 10 सेकंड का आपके पास वापिस से समय, तो क्या 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दे पाओगे भाई? दे क्या पाओगे? दोनों जवाब एक बार, फिर देखते हैं सही होता है गलत होता है। भाई आप तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन कर्म कर रहा है भाई, या किस किस को एकदम फल चाहिए कि भाई मेरे को पास ही होना है बस। ऐसा नहीं, आपको आंसर देने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चंस बना रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक तरीके से क्लास ले रहा हूँ दोस्तों आपकी, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको ज़रूरत है RSCIT क्लास की, उनके पास शेयर करो। मतलब अपने जो RSCIT ग्रुप है ना, उन सभी ग्रुपों में शेयर कर दो दोस्तों, जिस सभी को हेल्प मिल जाए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। तो दोस्तों 22वें क्वेश्चन के अंदर जो सही जवाब होगा, मतलब 22वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा कंट्रोल+0। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल+0 होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, कंट्रोल+0। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल+0 होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से देखना ही पड़ेगा भाई आपको। 23वां क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1 से A10 सूत्र का कार्य क्या है? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या कार्य है? वापिस सवाल सुनिए एक बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1 से A10, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इक्वल सम A1 से A10 सूत्र का कार्य क्या है? क्या कार्य करता है दोस्तों ये सूत्र? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, यह A1 से A10 तक के ग्रेड का औसत निकालता है। बी ऑप्शन, यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। सी ऑप्शन, यह A1 से A10 तक के गैर खाली सेल्स की गिनती करता है। या फिर यह A1 से A10 तक के सभी बड़े मान को ढूंढता है। बताइए दोस्तों चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको आता है एक्सेल जरा सा भी, मतलब एक तरीके से एक्सेल की आपने शुरुआती क्लास ले रखी है, तो आपको सम के फॉर्मूले का काफ़ी अच्छे से पता होगा दोस्तों। तो किस किस को सम के फॉर्मूले का काफ़ी अच्छे से पता है भाई? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही जवाब, क्योंकि अगर ये सवाल अगर गलत हो जाता है ना, तो मैं मानता हूँ कि आपके एक्सेल के फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कम से भी कम 2 से 3 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, 2 तो आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 3 भी आ जाए। ठीक है, तो आपको ये क्लास एकदम क्लियर रखनी है, और साथ में फॉर्मूले भी आपको क्लियर रखने हैं। इस क्लास के अंदर मैं लगभग 4-5 फॉर्मूले लेके आऊँ आपके लिए। तो दोस्तों आपके पास है 10 सेकंड का समय, और जल्दी से दीजिए इसका आंसर। जिसने सम का फॉर्मूला पढ़ रखा है वो सभी इसका आंसर दे सकते हैं आराम से। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही से जवाब दे सकते हैं। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने थे, और 4 ऑप्शन आपने पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, और पढ़ लिए तो आपने इसका जवाब भी दे भी दिया होगा। अब मैं देता हूँ इसका जवाब। दोस्तों जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या काम करता है? योग निकालने का या जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या काम करता है? A1 से लेकर के A10 तक के मानों को जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों? जोड़ता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। क्या करता है दोस्तों? यह A1 से A10 तक के मानों को जोड़ता है। लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। किस किस का सही था भाई 23वां क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए। और 23 में से अब तक कितने क्वेश्चन आपके सही हो चुके हैं? क्या 50% से ऊपर सही हो गए भाई क्वेश्चन आपके? जल्दी से बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल MIN मतलब मिनिमम A1 से A10 सूत्र का कार्य क्या है? वापिस सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल मिन A1 से A10 सूत्र का कार्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है यह A1 से A10 तक के सबसे बड़े मान को ढूंढता है। दूसरा ऑप्शन, यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है। और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों? यह A1 से A10 तक मतलब एक तरीके से गिनता है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे आना चाहिए गणना करता है। क्या आना चाहिए दोस्तों?
गणना करना आना चाहिए था, गिनना करता है, ये लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो समझ लीजिए आप इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कन्फ्यूज हो गया पढ़ते टाइम अचानक एकदम से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे आपके सामने। यह A1 से A10 तक के सबसे बड़े मान को ढूंढता है, यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है, या फिर ये A1 से A10 तक गिनना, वापस वही हो गया, गणना करता है या गिनती करता है, या फिर हम बात करें इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या काम करता है मिनिमम का फॉर्मूला, जल्दी से बताइएगा क्या काम करता है मिनिमम का फॉर्मूला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना, आप पहले दे दीजिए 10 सेकंड का समय भाई। मिनिमम का क्या काम करता है जल्दी से बता दो भाई, मिनिमम से समझदार हो ना। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो मिनिमम मतलब क्या होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मिनिमम मतलब होता है सबसे छोटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या जवाब होगा इसका, यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। क्या है दोस्तों, यह A1 से A10 तक के सबसे छोटे मान को ढूंढता है। दोस्तों किस किस का चॉइसवा क्वेश्चन एकदम सही था, जल्दी से बताइए कौन कौन चॉइसवे क्वेश्चन को समझ गए थे कि हाँ सर हम इस क्वेश्चन को समझ गए थे, इस फॉर्मूले को समझ गए थे और हमने अप्लाई किया है एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला। तो कौन कौन लोग ऐसे हैं जो एक्सेल के अंदर अप्लाई कर चुके हैं फॉर्मूला, जैसे सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हो, कहीं किसी ने काउंट का भी कर लिया हो, मिनिमम मैक्सिमम का कर लिया हो। कौन कौन ऐसे लोग जिन्होंने एक्सेल के अंदर एक्सेल के फॉर्मूले अप्लाई किए हैं, प्रैक्टिकली यूज किए हैं, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। और यहाँ तक की क्लास कैसी लग रही है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। और आज का आखिरी क्वेश्चन भी दोस्तों यही है, 25वां क्वेश्चन। आज क्लास थी 25 क्वेश्चन की थी दोस्तों, और ये 25 के 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार में क्लास पसंद नहीं मतलब समझ में नहीं आती ना, दोबारा देखिए दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इस 25 में से ये कह सकता हूँ कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जो आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डीपली क्वेश्चन है और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे दोस्तों। तो 25 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, ध्यान रखना ये। तो दोस्तों 25वां क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में काउंट ब्लैंक A1 से A10 सूत्र का काम क्या है, मतलब क्या कार्य करता है काउंट ब्लैंक का A1 से A10 तक का जो भी कार्य है क्या काम करता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। काउंट ब्लैंक क्या काम करता है भाई, जल्दी से बताइए, ये बता दो, क्योंकि मैं पिछली क्लास में कई क्लासों में डिस्कस कर चुका काउंट ब्लैंक के बारे में। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। अब मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ वैसे आपको मैं, कि यह A1 से A10 क्षेत्र की सभी सेल को गिनता है, या फिर हम बात करें कि ये A1 से A10 तक की खाली सेल की गिनती करता है, या फिर बात करें कि यह A1 से A10 तक औसत निकालता है, या फिर ये A1 से A10 तक संख्या गिनती करता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों क्या काम करता है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काउंट ब्लैंक का जो फॉर्मूला है ना, वो खाली सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों, खाली सेल गिनता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ना, वो होगा दोस्तों यह A1 से A10 तक की खाली सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों, A1 से A10 तक की खाली सेल गिनता है। अब बात करें यहाँ पे A1 से A10 क्षेत्र की सभी सेल कौन गिनता है दोस्तों, सभी सेलों कौन गिनेगा दोस्तों, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि A1 से A10 की सभी सेलों को कौन गिनेगा। देखो A1 से A10 के अंदर मान लो कई मतलब एक तरीके से कैरेक्टर भी आ रहे हैं, सिंबल्स भी आ रहे हैं और कोई नंबर्स भी आ रहे हैं, सभी को गिनना है तो वो काम करेगा दोस्तों काउंट ए का फॉर्मूला। किसका दोस्तों, काउंट ए का फॉर्मूला। लेकिन काउंट ए की भी एक तरीके से ये है कि सभी सेलों को नहीं गिनता, वो क्या काम करता है दोस्तों, भरी हुई सेलों को गिनता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, भरी हुई सेलों को गिनता है। लेकिन बात करें यहाँ पे A1 से A10 के औसत निकालता है तो वो निकालता है दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला। और बात करें A1 से A10 तक की संख्या निकालता है तो भाई साहब वो करता है काउंट का फॉर्मूला। क्या करता है दोस्तों, काउंट का फॉर्मूला करता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी क्लास। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कर दो भाई, जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए ये क्लास से और उनको भी RSCIT में आसानी से पास होने का मौका मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि सभी का भला हो तो आप क्लास शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास में, ये आपके हाथ में दोस्तों। और इससे मोटिवेट मुझे मिलेगा, अगर अच्छे व्यूज आए तो मैं सोचूंगा कि अगली क्लास और जल्दी लेके आऊँ दोस्तों आपके लिए। और हाँ, अगर ये क्लास देख लेते हो मेरी तो आपको एग्जाम में फेल होने की टेंशन भी खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैं काफ़ी सारी क्लास के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे लेके आता हूँ जो अब की बार इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे कौन से शहर से आप देख रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा दोस्तों, और अगली क्लास आपको कब चाहिए ये भी बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप देखते रहो मेरी क्लास ये वाली, और अगर ये पूरी हो जाती है दूसरी वाली देखिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी
RSAT क्लास डाल रखी है, आप सभी को देखना, ये नहीं कि एक क्लास के ऊपर डिपेंड हो जाओ आप। मेरी सारी प्लेलिस्ट चेक कर लो आप दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट में कम से कम काफ़ी सारी क्लास डाल रखी है, सभी को देखो आप एक बार, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। तो आप चाहते हो सारे क्वेश्चंस क्लियर करना, अगर चाहते हो तो देखिए सारी क्लास, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।